हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे साइंस सैम्पल पेपर 2024-25 जो सीबीएसई ने रिसेंटली रिलीज़ करा है। तो यहाँ पर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी का पहले सॉल्यूशन करा चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, Anirudh took two metal oxides, aluminum oxide and magnesium oxide as shown in the picture given below, but he forgot to label them. How will you guide help Anirudh to identify the oxides and label them? तो अनिरुद्ध ने जो है दो ऑक्साइड्स हैं उसके पास, लेकिन वो लेबल करना भूल गया है। कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपको इस बात का पता लगाना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अनिरुद्ध को आपने क्या एडवाइस देनी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बनाना है। मतलब एक सब्सटेंस का हम एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे। और उसके बाद लिटमस पेपर में एक्वा सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप डालेंगे। तो क्या होगा, लिटमस पेपर जो रेड लिटमस पेपर है वो अगर ब्लू में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वो वाला जो सब्सटेंस वो वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, जैसे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। और जो वाला ऑक्साइड्स ये नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं करेगा, कलर विल रिमेन द सेम रेड ऑफ रेड कलर, तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ऐसे लेबल कर सकता है। तो बच्चों आंसर आपने ऐसे लिखना है इसका, प्रिपेयर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑक्साइड्स देन पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईच सॉल्यूशन ऑन टू रेड लिटमस पेपर 1 by 1. If one solution turns the color of litmus paper blue, label that compound as magnesium oxide, while the other should be labeled as aluminum oxide if it doesn't change the color of litmus paper. बच्चों ऐसा इसलिए होता है, इट इज़ बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑफ बेसिक नेचर एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑफ बेसिक एज वेल एज ऑफ एसिडिक नेचर, जो एम्फोटेरिक होता है। और लिटमस पेपर में ये जो है कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एसिडिक नेचर भी है इसका और बेसिक, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा उसका। सो इट विल नॉट टर्न द कलर ऑफ लिटमस पेपर। क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट है, in an activity ISU was given two substances, copper sulfate and copper oxide. To obtain copper, these compounds, C was able to extract copper successfully. Illustrate with the help of chemical equation how ISU might have completed the activity. तो इसका आंसर होगा, ISU can extract copper from copper sulfide and copper first यानी ऑक्साइड Cu2O using a process called auto reduction or self reduction. When copper sulfide is heated with copper oxide, they react to produce copper metal and sulfur dioxides. बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये रिएक्शन आपको दिखा देनी है। कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2 हीट करेंगे जब हम इसको, तो हीट करके क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी। उसके बाद जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड जो ये प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फाइड से, फिर क्या बन जाएगा आपका, कॉपर एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। ऑप्शन ए करना आपको या ऑप्शन बी। तो ए में है, इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड्स एक्स एंड जेड, विच टाइप ऑफ रिएक्शन एक्स टू जेड, तो आपने निकालनी है। तो बच्चों इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक से ये आपने देखा होगा, बेकिंग सोडा का बनाने का जो तरीका है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और क्या बनने वाला प्रोडक्ट है, अमोनियम क्लोराइड और NaHCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट हीट करके जो है किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है। तो यहाँ से ये रिएक्शन दी गई है। अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, फर्स्ट में है, इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड्स एक्स एंड जेड। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NaHCO3। तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा, ये क्या है NaHCO3, तो एक्स क्या है, ये एक्स है एक्चुअली में। तो क्या हो जाएगा एक्स,
एक्स होगा NaHCO3, NaHCO3। और क्या बताना आपको, जेड बताना, तो जेड क्या होगा, Na2CO3, Na2CO3। तो आपको जो ये रिएक्शन है मेन एनसीईआरटी में, आपको ये याद, जिसको ये याद होगी वो ये क्वेश्चन कर लेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट अप करके क्या बन जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखा है। ये सिंबल का मतलब, ट्रायंगल सिंबल किसका होता है, हीट का होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। यानी एक्स को हीट करके क्या बनेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। और क्या बनता है साथ में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ये फर्स्ट का आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो जेड है वो क्या है, ये जेड है, ये एक्स है। अब है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्स टू जेड। अब ये एक्स है, एक्स क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्स क्या है, सोडियम कार्बोनेट। एक्स जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बता रहा है। और किस में चेंज हो जाता है, ये जेड है। और वाटर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे इसको। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। You are given three unknown solution A, B and C with pH values of 6, 8 and 9.5 respectively. In which solution will the maximum number of hydronium ions can be present? Arrange the given samples in the increasing order of H ion. तो आपको दिखाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन किस में होंगे। तो ए की पीएच वैल्यू कितनी है, ए की है 6 और बी की क्या है 8 और सी की है 9.5। तो क्या है, जिसकी पीएच क्या होगी, कम होगी, उसमें हाइड्रोजन आयन की क्या है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है ये, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, जिसका पीएच कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सी विल हैव लेस देन बी, बी लेस देन ए। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर ये है, फर्स्ट वाले पार्ट का ये है। तो इंक्रीज ऑर्डर ऑफ क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन, ये आंसर हो गया इसका। अब कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट व्हेयरएज वास्प स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। तो पहले वाले का आंसर यहाँ पे ये होगा कि बी स्टिंग क्या होता है, बी स्टिंग होता है आपका एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होता है। एसिडिक होगा तो इसमें क्या लगाएंगे हम, बेकिंग सोडा जो बेस होता है। अगर इसमें बेकिंग सोडा लगा दें, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 लगा दें तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो बी स्टिंग एसिडिक नेचर का होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। तो रीजन आपने ये देना है। दूसरा है व्हेयरएज वास्प स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। डाइल्यूट विनेगर क्या होता है, एसिड होता है। वास्प स्टिंग का नेचर क्या होता है, वास्प स्टिंग जो होती है आपकी वो होती है बेसिक इन नेचर। अब बेसिक होगा तो इसको किसके साथ, डाइल्यूट विनेगर के साथ लगाना पड़ेगा। डाइल्यूट विनेगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा बेस का, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन देगा, न्यूट्रलाइज इफेक्ट देगा और सही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बता रहा, फार्मर्स ट्रीट सॉइल विथ क्विकलाइम व्हेन टिलिंग। तो फार्मर्स जो है सॉइल को ट्रीट करते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, सेकंड वाले का आंसर होगा, क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। और अगर इसको सॉइल के साथ अप्लाई करें, सॉइल अगर क्या है एसिडिक है,
ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, सॉइल एसिडिक होती है, कारण क्या होता है, एसिड रेन हो सकती है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनसे भी इसमें हाइड्रोजन आयन आ सकते हैं, ज़्यादा कंसनट्रेशन में हो सकते हैं सॉइल में, तो एसिडिक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, क्विक लाइम लगाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सॉइल में जो एसिडिक नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, या फिर इसकी पीएच वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, सॉइल में एसिडिक नेचर चले जाएगा और जो प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सुटेबल हो जाएगी। इसीलिए फार्मर जो है क्विक लाइम अप्लाई करते हैं सॉइल में। थर्ड वाला आंसर हो जाएगा एंसेंट। ये बता रहा है एंसेंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो है होता क्या है, पुरानी जो साइट्स हैं, पुराने हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, उनका जो मार्बल्स के बने होते हैं, तो क्या होता है एसिड रेन की वजह से या कुछ गैसेस की वजह से क्या होता है, उनका सरफेस चेंज होने लगता है, तो फैल हो जाता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो फॉर, आपको ज़्यादा क्या लिखना है इसमें, फॉर प्रोटेक्टिंग स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर। मार्बल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ताजमहल है। अब ताजमहल के जो है आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज जो है ऊपर जो है जाती थी एटमॉस्फेयर में, और वाटर के साथ, यानी जब रेनी सीजन होता उसके साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते। तो एसिड जो है फाल होता था मार्बल्स में, तो मार्बल्स में क्या हो जाता है, उसका उसमें एक किस्म से उसका सरफेस स्पॉइल हो जाता है, जिससे मार्बल्स ख़राब होने लगे, जो मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ केमिकल्स अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि वो उससे बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 29, वाटर इज यूज्ड बाय लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, बट रेदर देन वाटरिंग द लीव्स वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल, हाउ डज दिस वाटर रीच द लेवल ऑफ द प्लांट। अब क्वेश्चन है कि प्लांट्स है कोई, तो प्लांट्स की लीव्स को, लीव्स ही सब कुछ करती है, लीव्स फोटोसिंथेसिस, तो डायरेक्ट हम वाटर लीव्स को क्यों नहीं देते, रूट में ही क्यों वाटर डालते हैं सीधे। तो उसका कारण क्या है, इन प्लांट द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। इसमें रूट्स में, पूरे प्लांट्स में क्या है, जाइलम टिश्यूज होते हैं। तो रूट से जो है एक जाइलम सेल से दूसरे जाइलम की तरफ जाइलम क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो एक जाइलम सेल से दूसरे जाइलम सेल की तरफ ट्रांसफ़र होता है वाटर डिस्पर्जन के जरिए, और लीव्स तक पहुंचता है। तो ये चैनल है जाइलम का, रूट से लीव्स तक का। स्टेम्स एंड लीव्स आर interconnected to form a continuous system of water conducting channels during the day when stomata are open। और स्टोमेटा जब ओपन होते हैं लीव्स के, तो ट्रांसपायरेशन होता है। ये लीव्स है, लीव्स से ट्रांसपायरेशन होता है। अब क्या होता है, एक चैनल बन जाता है, एक प्रेशर डिफरेंस समझ लो कि प्रेशर डिफरेंस बन गया रूट, और इधर होती रूट। तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस बन जाता है, तो ये वाटर को पुल करता है ऊपर की तरफ। तो ऐसे करके वाटर पहुँचता है प्लांट्स में लीव्स तक। तो आपको लिख देना, द ट्रांसपायरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द मोमेंटम वाटर इन द जाइलम। एवोपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा क्रिएट्स ए संक्शन। तो क्या करता है, संक्शन का काम करता है ये। तो ये काम करने लगता है एक संक्शन का, और संक्शन की वजह से वाटर रूट से ऊपर लीव्स तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल, द father possesses long ears and the mother possesses short ears. If the parents had pure dominant and recessive traits respectively, then calculate the ratio of genetic makeup of F2 generation. So a suitable cross. तो यहाँ पर F1 जनरेशन को हम मान लेते हैं। F1 जनरेशन में क्या है कि इसका पीनेट डायग्राम बना लेते हैं। तो जहाँ पर ट्रेट्स को, कोई भी ट्रेट हो जब जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम एलील से दिखाते हैं, इनको एलील बोलते हैं। तो एक एलील हमने दिखा दिया, पेयर ऑफ ये जो डोमिनेंट है, और दूसरा रिसेसिव वाला। अब कम्बिनेशन क्या होगा F1 जनरेशन में, एल 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 एल, और क्या होगा ये। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं,
लॉन्ग हेयर के हैं फर्स्ट जनरेशन में। अब सेकेंड जनरेशन में हम क्रॉस कराएंगे, सेकेंड जनरेशन में क्रॉस करा दिया, इसमें ये इसको ले लिया और यहाँ पर ये, अब क्या होगा सेकेंड जनरेशन में जो है एल एल बनेगा, एल एल और एल स्मॉल एल, तो ये हो गया। और स्मॉल एल वाला क्या है, स्मॉल डबल एल वाला ये है। तो जेनेटिकली जो रेशियो होगा 1 रेशियो, और ये कितना 2 है और ये 1 है, तो 1:2:1 हमारा जो है ये आंसर होगा। ये रेशियो होगा जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशन। तो यही दिखाना था आपको। क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट, इफ फादर हैड शॉर्ट ईयर्स। अब फादर के पास क्या है, शॉर्ट ईयर्स हैं, एंड मदर हैड लॉन्ग ईयर्स, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पर रेशियो में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि हमने अगर ये ले लिया कैपिटल एल स्मॉल एल, तो चीज़ तो वही है, मतलब एक इंडिविजुअल के क्या है लॉन्ग हेयर, दूसरा का स्मॉल, तो अभी भी रेशियो क्या होगा वैसे ही होगा, एल एल बनेगा, एल एल बनेगा, एल एल बनेगा और ये स्मॉल एल। तो अभी भी रेशियो क्या दिख रहा है, इस टाइप का एक है, इस टाइप के 2 हैं और ये अलग टाइप का है। तो अभी भी रेशियो वही बनेगा, क्योंकि एल एल, एल एल और एल एल और स्मॉल एल। तो अभी भी रेशियो जेनेटिक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1:2:1। तो यहाँ पर ये बता रहा है फादर हैड शॉर्ट ईयर्स एंड मदर हैड लॉन्ग ईयर्स, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट इट विल हैव, इट विल नो हैव एनी इफेक्ट्स एट ऑल, रेशियो विल बी द सेम एज बिफोर। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड म्योपिया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिख देना है। म्योपिया क्या होता है बच्चों, म्योपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस, इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई ड्यू टू विच वी कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें ज़्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते। म्योपिया के केस में नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो कोई सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको दिखाई नहीं देता, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज का म्योपिक आई है। We can see nearby object, but after a certain distance we cannot see the objects and the so formed image looks blurred. It happens because of elongation of the eyeball, which causes the eye lens to decrease focal length, due to which image of distant object forms between eye lens and retina. तो आई आपकी इस टाइप की बन जाती है, इसको बोलते हैं एलोंगेशन ऑफ आई। तो क्या होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको क्या होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज, तो नज़दीक की चीज़ें तो आपको दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो दूर की चीज़ों का इमेज ऐसे बनता है, यहाँ पर नज़दीक में बनता है जो आई लेंस है। तो दूर की चीज़ों का जो इमेज है आई लेंस के नियर में बनता है, इसलिए इसका नाम नियर साइटेडनेस पड़ा हुआ है, यानी म्योपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दिस इज द आई डिफेक्ट ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। हाइपरमेट्रोपिया अकर्स व्हेन द सिलियरी मसल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस सो दैट एन इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फाउंड बियॉन्ड द रेटिना। तो इसमें क्या होता है, इमेज बियॉन्ड द रेटिना बनती है, यानी मान लिया आई लेंस ये है, ये आई लेंस है, तो इमेज कहाँ पे बनती है, नियर ऑब्जेक्ट की, नियर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है रेटिना से परे, ऐसे इमेज बनती है। तो इसमें फोकल लेंथ एक्चुअली में बढ़ जाती है, तो उसका कारण क्या, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। तो ये शॉर्टन हो जाता है आई बॉल, यहाँ पर ये क्या है, एलोंगेशन है, तो इसमें आई बॉल समझो कि यूँ हो जाता है, ये शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। तो क्या होगा, इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस केस में फोकल लेंथ डिक्रीज होती है म्योपिया केस में, और इसमें क्या हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है किस केस में,
हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब है बी पार्ट में, द डायग्राम्स बिलो शोज ए स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट। व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर, स्टेट वन कॉज फॉर सच अ डिफेक्ट। तो ये वाला डिफेक्ट क्या है, रेटिना से परे इमेज बन रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया, यानी फर्स्ट वाला हाइपरमेट्रोपिया। स्टेट वन कॉज फॉर सच ए डिफेक्ट, तो एक कॉज क्या है इसका, सॉल्टनिंग ऑफ आई बॉल, सॉल्टनिंग ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल अगर शॉर्टनिंग हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी कारण के इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से परे बनती है। थर्ड पार्ट है, एक्सप्लेन विद रीजन इफ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। यहाँ पर एक कॉन्केव बता रहा, लेकिन कॉन्वेक्स इसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो आपका लिख देना है यहाँ पे, since in this eye defect the image is found beyond the retina, so we would be needed a lens which converts the incoming light rays and focus the image at the retina. So for treating this defect we will use convex lens, a converging lens, instead of concave lens which is diverging lens. तो बच्चों कॉन्केव लेंस जो बता रहा है ये, तो वो तो क्या होता है, डाइवर्ज करता है रेज को। तो हमें कौन सा लेंस चाहिए जो इसको फोकल मतलब कि यहाँ पे फोकस कर सके रेटिना पे। तो रेटिना पे फोकस कौन करेगा, जो इस तरीके का लेंस होगा जो कन्वर्जिंग लेंस होगा। यानी कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर ऑफ टू इट्स लेंथ आर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। यूज द मैथमेटिकल सिंबल टू अराइव द फाइनल फार्मूला। तो इसका सॉल्यूशन होगा ए का, जो रेजिस्टेंस आर होता है किस बात पे डिपेंड करता है, एक तो ये होता है जो कंडक्टर उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड हो गया कंडीशन। तो दोनों क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, इस प्रकार से बन जाएगा क्वेश्चन। और अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ, जिसको रो बोलते हैं। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया फाइनल फार्मूला। तो जहाँ पर क्या होता है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि मतलब वायर है, तो वायर है तो वायर की लेंथ तो एल हो गई, और ये जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। यानी जो मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जो पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ बात बता रही, यूजिंग द फार्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो हम यहाँ पर अगर आर इक्वल टू हमारा फाइनल फार्मूला आ चुका है, तो अगर हम यहाँ पर रख दें एल इक्वल टू 1 मीटर, और ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आर इक्वल टू रो कौन सी कंडीशन है, जब कंडक्टर की लेंथ क्या होगी 1 मीटर, या फिर एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों से हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम रेजिस्टिविटी को अब डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट सबस्टेंस विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ या 1 सेंटीमीटर जो भी है, और एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे, तो आर इक्वल टू रो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ दैट सबस्टेंस विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी, जो मैटर टू मैटर डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 33, मोना वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ मैग्नेटिक कंपास एंड ए स्टेट करंट कैरिंग वायर. She observed that as she moved the compass away from the current carrying wire, the deflection of the compass needle reduced. तो ऐसा किसके होता है, तो ए वाला हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड एज मोना मूव्ड अवे द कंपास नीडल फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहले तो ये दिखा लेते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, तो करंट ऐसे पास होगा,
अब जाएगा डाउनवर्ड। तो करंट यहाँ पे कैसे पास हो रहा है, जिस हिसाब से बैटरी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कंपास है, तो जिस पॉइंट पे कंपास रखा हुआ है वहाँ पे उस पॉइंट में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड फ्लो यानी साउथ की तरफ फ्लो है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एक्सप्लेन वाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड एज मोना मूव्ड अवे द कंपास नीडल फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर ये है और यहाँ से ये डिस्टेंस जैसी बढ़ाई जाती है तो इसका जो डिफ्लेक्शन क्या है उसमें वो रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वायर। तो ये डी बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर कम होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा कंपास में। तो इसका आंसर आपको ये देना है। बी वाला क्या है, मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। तो सर्किट में ऐसा क्या चेंज किया जा सकता है कि ये कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि इसमें हम क्या बढ़ा देंगे, करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ करंट increased in the circuit, तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन द नीडल विल बी इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होती करंट के। तो ऐसा इसलिए होता है, वो आपको लिख देना बी में। सी एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद वायर फॉर द केस डिस्क्राइब एब द ओवर फिगर। अब जब ये जो राइट हैंड थंब रूल है, अगर डाउनवर्ड करंट का फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार से होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ से होगा, ये होगा क्लॉकवाइज। तो याद रखना है बच्चों आपको, ये साउथ में अगर करंट का डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। और अगर ईस्ट में भी होगा, अगर ईस्ट में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्लॉकवाइज ही होगा, याद रखना है। तो ईस्ट और साउथ में आपने रखना है क्लॉकवाइज, ईस्ट और नॉर्थ में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना आपने। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।